नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो ये वीडियो है ये एनसीईआरटी का महासंग्राम चल रहा है और इस महासंग्राम में हम दूसरे पड़ाव पे आ चुके हैं। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे कक्षा 6 की पढ़ रहे थे। हमने अपने तरीके से बाय हार्टली और ऑनेस्टली, मैं कहता हूं कि ईमानदारी से आपको 100% दिया। आपको मज़ा आया या नहीं आया, आपको समझ आया या नहीं आया, ये तो आप फीडबैक जब दीजिएगा तभी मुझे समझ में आएगा। और मैं चाहूँगा कि आप कक्षा 6 जिस तरीके से मैं ले गया उससे भी अगर आप लोग का प्यार रहा और रहा भी तो उससे भी बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ में कक्षा 7 को हम पढ़ेंगे और कोशिश रहेगी कि अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन ये तब होगा जब आपका प्यार हमारे साथ बना रहे, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तभी संभव है जब थोड़ा आप चलिएगा और थोड़ा मैं चलूंगा। जब तक दोनों साथ कंप्लीटली नहीं चलेंगे तब तक ये संभव नहीं है। अगर चाहेंगे कि हम ही चलें और आप ना चलें तो संभव नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आप चलिए और मैं रुक जाऊं तो ये भी संभव नहीं है। इसलिए हमारा सीधा सा उद्देश्य शुरू में ही था कि थोड़ा आप चलिए थोड़ा मैं चलूंगा और दोनों मिलके इस सफर को कंप्लीट कर लूंगा। और हमारा एकदम एक टारगेट है कि अगस्त तक ये कंप्लीट कर लेंगे, कम से कम 10th एनसीईआरटी तक जरूर पहुंच जाए, जिससे कि आराम से प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई हो जाए। और ये तभी होगा जब आपका प्यार बना रहेगा, और ये तभी होगा जब पूरे विश्वास के साथ में आप हमसे जुड़े रहिएगा, तभी हम इसको अगस्त तक पूरे अपने मुकाम तक पहुंचा सकते। तो 10th से ऊपर भी पर चले जाए अगर आप लोग का प्यार रहा तो। लेकिन टारगेट यही है, बाकी रब जाने, खुदा जाने, जीसस जाने, अल्लाह जाने, बाकी सब कुछ उसी के ऊपर है और ये आप लोग का प्यार है। तो चलिए, जैसे हम लोग 6 में पढ़े थे, सबसे पहले जो है इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चलिए इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन जो है, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था, इसको आपको बताना है। दूसरा है, नीचे उल्लेखित बात सही है या फिर गलत है, इसके बारे में बताना। पहला जो है, सन 700 के बाद काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं। दूसरा, इस काल के दौरान मराठा ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की। तीसरा, कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपने जमीन में उखाड़ कर बाहर दिए जाते थे, मतलब क्या, वनवासी अपने जमीन से उखाड़ कर बाहर कर दिए जाते थे। और चौथा जो है, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर, कश्मीर का शासक था। इसमें सारे कथन में आपको बताना होगा क्वेश्चन में कौन सा सही है या कौन सा गलत है। नेक्स्ट जो है, रिक्त स्थानों को भरो। अभिलेखागारों में फिल इन द ब्लैंक्स रखे जाते थे। फिल इन द ब्लैंक्स 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। ग फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स। इस महाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें थी, क्या क्या थी आपको बताना होगा। और चौथा क्वेश्चन, इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकी परिवर्तन की आपको तालिका बतानी होगी। पांचवा क्वेश्चन, इस काल के दौरान हुए मुख्य धार्मिक परिवर्तन है, उसके बारे में आपको समझाना है। और आइए समझें, पिछले कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है, इसको 100 शब्दों में आपको लिख के मुझे दिखाना होगा। 100 शब्दों में अपने से भी लिखना होगा कुछ बातें। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, जातियों के मामले में कैसे नियंत्रित किए जाते हैं, इसको भी 100 शब्दों में लिख के हमको दिखाना होगा। और सर्व क्षेत्रीय सम्राट से आप क्या समझते हैं, इसको 50 शब्दों में लिख के आपको दिखाना होगा। अब क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा विचार करते, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। आइए विचार करें, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्या आती थी, 50 शब्द में इसको लिख के हमको बताना होगा। और 10वां क्वेश्चन, इतिहासकार अतीत को कालों और युगों में कैसे विभाजित करते थे, क्या इस कार्य में उनके सामने कोई कठिनाई आती थी, इसको भी आपको 100 शब्दों में लिख के हमें दिखाना होगा। दोस्तों एक बात मैं जरूर बता देना चाहता हूं आपको कि आप पीडीएफ जरूर दीजिए, और जो मैं कमेंट में मांगता हूं उसको जरूर कमेंट में दीजिए, तभी मुझे समझ में आता है कि आप पूरी तरीके से एनसीईआरटी को आप सुन रहे हैं। क्योंकि देखिए, एनसीईआरटी बोलना बड़ा आसान है, ये मैं भी मानता हूं एनसीईआरटी के उपलक्ष्य में, कि अगर बता दूं कि एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी के बिना कुछ नहीं होगा, ये कोई भी बोलता, मैं भी बोलता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एनसीईआरटी को पढ़ाइए। ये मेरे लिए भी चैलेंज है, बहुत बड़ी चैलेंज है। सारा सब्जेक्ट पढ़ाना बड़ा आसान है, लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ाना मुश्किल काम है।
ये आप भी समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों का प्यार है, इसीलिए ये जिम्मेदारी मैंने उठाया हूं। तो चलिए अब आते हैं आज के चैप्टर पे। तो पीडीएफ में कन्वर्ट करके जरूर हमें आंसर भेजिएगा। चैप्टर जो आज हम लोग शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। मतलब क्या, 1000 के साल में, ध्यान रखिएगा, 1000 के साल में क्या क्या परिवर्तन हुआ है उसकी पड़ताल करते हैं। दोस्तों एक बात, थोड़ी सी एक बात है जो कि मैं बता देना चाहूँ, थोड़ा सा गला खराब हो गई है। कंटिन्यू रिकॉर्डिंग होने से क्या होता है ना, थोड़ी सी गले में पता नहीं क्या हो जाता है, कभी कभी आवाज़ ख़राब होने लगती है। जैसे जैसे दोपहर से शाम ढलती है, आवाज़ में एक अजीब सी हरकत होना शुरू हो जाती है। और ये आवाज़ या तो रिकॉर्डिंग के दरमियान ही होती है या पता नहीं क्या है, जो भी है बस थोड़ी सी है, लेकिन आप उसको नज़रअंदाज करके जो काम की बात है उस पर फोकस रखिएगा। चलिए थोड़ा सा मानचित्र पे नजर डालिए, थोड़ा सा अपने तरीके से। ये देखिए मानचित्र, धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूं, आप मानचित्र को बस देखिए, ज्यादा समझना कुछ भी नहीं है। और ये मानचित्र जो है 12वीं सदी के भूगोल वेत्ता अल इद्रिशी का बनाया हुआ दुनिया का नक्शा है। ये बस इसको देख लीजिए और कुछ नहीं। 12वीं सदी का मतलब समझ में आ रहा ना? 12वीं सदी का मतलब है 1100 से, ध्यान रखिएगा, 1100 से 1199 तक, इसको 12वीं सदी। जैसे अभी कहते हैं ना 21वीं सदी है, 21वीं सदी का मतलब क्या हुआ, 2000 से लेके ये क्या होगा 2099 तक, ये 21वीं सदी होगा। है तो 2000 साल, लेकिन बोलते हैं 21वीं। वैसे ही अगर 12वीं बोलते हैं तो लिखेंगे 100 साल पीछे 11वीं। ये क्लियर रहना चाहिए आपके दिमाग में, ये गलती से भी गलत ना हो जाए, इसका आपको ख्याल रखना होगा। तो चलिए अब इसको समझते हैं। थोड़ा सा ये मैप है, मैप को देख लीजिए, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आते हैं, इसको समझते हैं। मानचित्र 1 और 2 पर नजर डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोल वेत्ता अल इद्रिशी ने 1154 में बनाया था। यहां जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 में एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया गया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उसमें काफी अंतर है। अल इद्रिशी, ध्यान रखिएगा, अल इद्रिशी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका के द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों का नाम जो है अरबी है। बस थोड़ा सा मैप में डिफरेंस है और डिफरेंस करके इसको बनाया गया है, बस इतना सा ध्यान रखिएगा। ये दोनों मैप है, इस मैप में देख लीजिए, दोनों एक ही इलाका में बनाया गया मैप है। क्लियर हो रहा ना? और ये मानचित्र जो है दूसरा जो है 18वीं सदी में बनाया गया है, वो जो है 11वीं सदी में बनाया गया है। और ये जो है ऊपर वाला जो मानचित्र है वो 12वीं सदी यानी 1154 में बनाया गया है। और दूसरा मानचित्र जो है ये 18वीं सदी में बनाया गया, यानी 1700 से लेके कहां तक, 1799 तक। यही तो हुआ 18वीं सदी। 18वीं सदी में ग्वाबलोम द लेस्ले के एटलस नूवो के अनुसार यह उपमहाद्वीप है। क्लियर हो रहा है? अब देखिए यहां पे इसमें दिए गए कुछ जाने पहचाने नाम भी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज मानचित्र 2 के पहले मानचित्र में बनने में लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया था। जो मानचित्र पहला था उससे 600 वर्ष के बाद बनाया गया है। कलाविधि के उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई है और यह नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा। इसमें विशेष करके तटीय इलाका का बारीकी ब्यौरा देखकर आश्चर्य तो होता है। और यूरोप में नाविक और व्यापारी अपने समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। कहने का मतलब यह है कि नक्शा देख के आपको आश्चर्य लगेगा और कभी कभी हो सकता है बिलीव भी ना हो नक्शे को देखकर, लेकिन उस टाइम में जो यूरोप के नाविक थे वो इसी नक्शे को देख के एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे। दोस्तों एक बात मैं जरूर आपको बता दूं कि जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जहां पे मैप की जरूरत होगा वहां पे हमारी वीडियो पॉज कर दीजिएगा और मैप खोलिएगा। मैप रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, मानचित्र होना जरूरी है, क्योंकि मानचित्र से सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। मैं जितनी बात कर रहा हूं आपकी भलाई की बात कर रहा हूं। इसको कभी भी आप निगेटिव में नहीं बल्कि जितना ज्यादा हो सके पॉजिटिव में लेकर चलिए, तो आपका भला होगा, आपका रिजल्ट होगा। फाइनली आप जिस काम में लगे हुए हैं उसमें सक्सेस होने के लिए लगे हुए हैं ना। अगर सक्सेस ही ना हो पाइए तो उस काम को करने से क्या फायदा है, तनिक सोच के देखिए। और मैं किसी भी हालत में आपको पंचवर्षीय योजना में ढकेलने की कोशिश नहीं करता हूं। मैं हमेशा चाहता हूं कि 1 वर्षीय योजना में आप सेलेक्ट होकर उस पद पे पहुंचो, खुद का नाम बढ़ाओ और मेरा भी नाम बढ़ाओ।
चलिए अब आते हैं, लेकिन अब भीतरी इलाका पे अगर नजर डालिएगा इसमें, तो इनमें भी उतने ही बेवड़े हैं जितने समुद्र वाले तट के हिस्से में हैं। गंगा के मार्ग को देखिए तो इस तरह से दर्शाएगा कि मानचित्र तटीय और भीतरी इलाका में के बीच जो बेवड़ा है, ध्यान रखिएगा बेवड़े में बारीकी से जो अंतर है उसका ख्याल का कारण क्या है, बस इसको समझने का, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का कुछ मानचित्र के बारे में है। अब सीधी चलते हैं यहां से, असली स्टार्टिंग यहां से होगा। नई और पुरानी शब्दावली, अब जो है नई और पुरानी जो शब्द है उसके बारे में समझते हैं। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या क्या होता है। अगर समय के साथ में सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों में क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह के भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती है। उदाहरण के लिए मध्ययुगीन में फारसी, आधुनिक में फारसी भाषा से भिन्न है। यह विभिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ में भी बदलाव है। कहने का मतलब यह होता है कि ज्यों ज्यों समय बदलता है, सूचनाएं के संदर्भ बदलते हैं, त्यों त्यों भाषा और अर्थ में भी परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। इसका साक्षात प्रमाण के लिए अगर ऐतिहासिक अभिलेख को देखें तो उसमें कई तरह की भाषाएं मिलते हैं, बहुत तरह की भाषाएं मिलती हैं और भाषाएं भी समय के साथ साथ में बहुत बदलती है। भाषा भी जो होती है वो समय के साथ साथ में बदलती रहती है। उदाहरण के लिए अगर मध्ययुगीन की फारसी, ध्यान रखिएगा मध्ययुगीन की फारसी और आधुनिक फारसी भाषा में बहुत अंतर है। जो मध्ययुगीन में फारसी, मध्यकाल में फारसी बोला जाता था और जो आधुनिक में फारसी बोला तो जाता फारसी, लेकिन बहुत कुछ उसके अंदर अंतर है। यह विभिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द के भंडार में ही नहीं आती है, और ये जो अंतर है ये सिर्फ व्याकरण और शब्दों में नहीं आती है बल्कि उसके अर्थ को भी बदल देते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको समझाऊं तो हिंदुस्तान शब्द को ही ले लीजिए। आज हम इस आधुनिक राज्य को भारत के अर्थ में लेते हैं। अगर 13वीं शताब्दी में जब फारस के इतिहासकार यानी कि मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो इसका आशय पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। कहने का मतलब अगर उस टाइम में हिंदुस्तान में भारत का अर्थ लेते थे तो इतिहासकार मिनहाज ए सिराज, एकदम ध्यान रखिएगा इसको, मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उस टाइम का सिर्फ हिंदुस्तान क्या था, पंजाब था, हरियाणा था। उस टाइम तो पंजाब पूरा एक ही हरियाणा में ही था, पंजाब था, हरियाणा था और गंगा यमुना के बीच में स्थित जो भी इलाका था सिर्फ उसी को हिंदुस्तान कहते थे, बाकी हिंदुस्तान नहीं था। उसने इस शब्द की राजनीतिक अर्थ में इलाके के लिए इस्तेमाल किया था। ध्यान रखिएगा, वो जो ये शब्द यूज किया था वो राजनीति के लिए एक इलाका, एक क्षेत्र के लिए उपयोग किया था, इस्तेमाल किया था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ उन इलाकाओं के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में थे। जो दिल्ली का सुल्तान था उसके अधिकार क्षेत्र में था। सुल्तान के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। कहने का मतलब जिस तरीके से हिंदुस्तान में जो है कई क्षेत्र समाते गए, कई तरीके के परिवर्तन हुए, लेकिन कभी भी इसमें दक्षिण क्षेत्र नहीं आया, यानी कि साउथ का इंडिया जो है वो कभी हिंदुस्तान में नहीं आ सका। मतलब साउथ वाला क्षेत्र जो है हिंदुस्तान में नहीं आ सका, समावेश नहीं हुआ। इसके विपरीत अगर इसके उल्टे देखें तो 16वीं सदी के आरंभ में, जब 16वीं सदी का शुरू होता, 16वीं सदी का मतलब 1700, क्लियर है ना, समझ में आ रहा ना। अब बोलिएगा हाँ 1700 नहीं, 1600, 16वीं सदी का मतलब हुआ 1500 से लेके 1599। हमेशा याद रखिएगा 100 साल पीछे, एकदम क्लियर याद रखिएगा। बोला जाएगा आगे, लिखा जाएगा पीछे। अब तो याद हो जाएगा ना, जो भी सदी बोला जा रहा है उसके 100 साल पीछे लिखा जाएगा, याद रखिएगा। जैसे बोलते हैं 21वीं सदी, ठीक है ना, तो लिखा क्या जाएगा 2000, बस इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। यानी 16वीं सदी के आरंभ में, यानी शुरुआत में ही, यानी कि 1500 में ही, 1500 के आरंभ में जो है बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवास और संस्कृति के वर्णन करने के लिए किया गया था। और पहली बार जो 16वीं सदी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। किसने? तो बाबर ने, ध्यान रखिएगा, बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। और इस प्रयोग में क्या क्या दिया था? पूरा भौगोलिक क्षेत्र लिया था, वहां के पशु पक्षियों को लिया था और वहां के जो निवासी थे उनको लिया था, वहां की संस्कृति का वर्णन कर किया था हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान शब्द को। और इसका प्रयोग जो है 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो ने, 14वीं सदी का मतलब क्या हुआ आपको 1300,
से लेकर 1399 तक। 14वीं सदी के अमीर खुसरो, जो एक कवि थे अमीर खुसरो, उसने प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहां भारत का एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द की राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हमें आज जोड़ते हैं। कहने का मतलब है कि जहां बाबर ने भौगोलिक पशु पक्षियों, वहाँ निवास कर रहे लोगों को, वहाँ की संस्कृति को जोड़ा, वहीं अगर 14वीं सदी में देखा जाए जाके तो अमीर खुसरो के द्वारा जो प्रयुक्त शब्द हिंद हुआ है वो भी कुछ समान है, मगर वहाँ भारत को भौगोलिक और सांस्कृतिक जो सत्व है उसके रूप में पहचाना जा रहा था। वहाँ हिंदुस्तान शब्द का राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ बिल्कुल भी जोड़ा नहीं जा रहा था, पर आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग समझ में आ रहा है ना, अर्थ को लेके समझा रहे हैं। ये जो पूरी कहानी अभी तक चल रही है ना, ये शब्दों के समय समय में परिवर्तन होना और उसके व्याकरण के साथ साथ में उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाना, बस इसी को समझाने के लिए एक डेमो दिया जा रहा है, और वो डेमो का एग्जाम्पल जो है हिंदुस्तान लिया जा रहा है और हिंदुस्तान से ही उसकी चर्चा की जा रही है हर तरीके से। एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान उस टाइम में जो है पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के क्षेत्र में जो निवास करने वाले लोग होते थे उन्हीं को कहा जाता था हिंदुस्तान। लेकिन कभी भी आगे चलने के बाद यह देखा गया कि कभी भी दक्षिण भारत हिंदुस्तान का क्षेत्र में नहीं आ सका था। आगे चलने के बाद हम क्या देखते हैं कि यह देखने की कोशिश करते हैं कि जब बाबर आता है तो बाबर उसमें क्या करता है, उसकी भौगोलिक क्षेत्र को देखता है, वहां रहने वाले पशु पक्षियों को देखता है, वहां निवास करने वाले जो भी निवासी हैं उनको भी उस क्षेत्र में लाने की कोशिश करता है। थोड़ा सा और आगे आने के बाद जब अमीर खुसरो की बात आती है तो उसने भी कहीं कहीं हिंद शब्द का प्रयोग किया, तो यहां से भी लगता है, लेकिन आज पूर्ण रूप से हिंदुस्तान जो है अपना है, उसमें पूरे रूप से इसकी संकलन की जाती है कि हिंदुस्तान का मतलब होता है सारे लोग जो हिंदुस्तान में निवास कर रहे हैं। तो अर्थों में क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है, समय के साथ साथ में व्याकरण में भी अंतर हो रहा है। तो पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। क्लियर हो रहा है ना, इसको थोड़ा पकड़िएगा क्योंकि मेंस में ये सब लिखने में आपका काम कर जाएगा। किसी भी शब्द का प्रयोग करने से इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी, जैसे सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, मान लीजिए विदेशी है, इसको हम सीधा साधा शब्द है, इसको हम उदाहरण में लेते हैं। हमारे लिए आज भी इसका अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति जो भारतीय ना हो। विदेशी का सीधा सा मतलब होता है आज भी है कि अगर विदेशी कहते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है वो भारत में निवास नहीं कर रहा, या ऐसे कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति जो भारत का ना हो, इसी को तो कहते हैं विदेशी ना। अब मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था। मध्य युग में यह सब मान लीजिए कि एक अनजान व्यक्ति जो ना तो उस समाज में हो ना उस संस्कृति का अंग हो, तो वो क्या कहलाएगा, विदेशी कहलाएगा। ऐसे व्यक्ति को हिंद में परदेसी या फारस में अजनबी कहा जा सकता था। अगर हिंद में देखा जाए तो परदेसी, और फारसी में अगर कहा जाए तो अजनबी कहा जाता था। इसलिए किसी नगरवासियों के लिए वनवासी जो होता था वो विदेशी होता था, जो वनवासी होते वो विदेशी होते थे। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। लेकिन एक ही गांव में दो किसान अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म से जुड़े होने के बाद भी ये विदेशी नहीं होते थे। क्लियर हो रहा है ना। अब इतिहासकार और उनके स्रोत, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अब समझना, क्योंकि जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ते जाएगा, अभी तक हम लोग 6 क्लास में पढ़ रहे थे तो बेसिक जानकारी मिली, मजा आया, सीखने का मौका मिला, और बहुत कुछ अच्छा परफॉर्मेंस तब होगा जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने बैठिएगा, तब लगेगा कि एनसीईआरटी ने हमारी जिंदगी में क्या क्रांति लाई। अभी पता नहीं चलेगा, इसका असर दिखेगा, लेकिन इसका असर जब दिखेगा तो चेहरे पे खुशी दिखेगी। देखिएगा, समय आने दीजिए। इतिहासकार और उनके स्रोत, इसको समझते हैं क्या है। इतिहासकार किसी युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है इसे देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोत का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल अपने गुप्त वंश के शासक और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। ध्यान रखिए, पिछले साल मतलब क्या, पिछली कक्षा में। साल होता है 1 साल के बाद ही तो आता 7th ना, ये कह रहा है किताब, लेकिन हम लोग क्या है पिछले 10 दिन में ही हम लोग पढ़ लिए थे 6 क्लास को। तो पिछले क्लास में जो 6 का स्टैंडर्ड में पढ़े थे, हर्षवर्धन, गुप्त वंश के शासक हर्षवर्धन के बारे में पढ़े थे ना। और इस पुस्तक में हमें मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग हजारों वर्ष के बारे में पढ़ेंगे।
इस पुस्तक के बारे में 700 लेके 1750 करीब करीब 1000 बीच हुआ। 1750 में अगर 700 घटा दीजिएगा तो करीब करीब 1000 मान के चलिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें से बहुत सी बातें ऐसे मिलेगी जो पिछले युग से वैसे ही चली आ रही थी। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए अभी भी सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य यानी कि भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफी अलग है, यानी भिन्न है, और इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विधिवत आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। और इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे जो है अब क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कहने का मतलब ये कि इस काल के अध्ययन से अब इतिहासकार के स्रोत का प्रयोग जो होगा वो अपने आप में बहुत सी बातें जो है मिलना शुरू होगी। पिछले युग में वैसे ही चली आ रही इतिहासकार जैसे आज अभी इकट्ठा किया जाएगा। जैसे क्या, सिक्कों के द्वारा, सिक्कों से पता चलेगा कि उस टाइम की अर्थव्यवस्था कैसी थी, उस टाइम की चित्रकला कैसी थी, उस टाइम की संस्कृति कैसी थी। शिलालेख, शिलालेख से ये पता चलेगा कि वहाँ का राजा जो है किस तरीके का था, वहाँ किस तरीके की राजनीति थी, वहाँ की किस तरीके की संस्कृति थी, वहाँ की किस तरीके की समाज था, वहाँ का किस तरीके का अर्थव्यवस्था था। ये सारी बातें तो है इसी सब चीज़ों से मिलते, शिलालेखों से। स्थापत्य मतलब भवन निर्माण से मिलता है, उससे ये पता चलता है कि वहाँ में किस तरीके की कलाकारी होती थी, कैसी चित्रकला होती थी, कैसा वहां का संस्कृति होता था, कैसा वहां का राजा होता था, कैसा राजा का व्यवहार होता था, कैसे तरीके के वहां के लोग होते थे, कौन कौन से लोग का क्या क्या काम बटा हुआ था। ये सब क्या है, इसी सब चीजों से, स्थापत्य से ही तो मिलता है। और बहुत कुछ पहले से काफी भिन्न है, जैसे कि प्रमाणिक और सामग्री की संख्या जैसे विधिवत आश्चर्य रूप से बढ़ गई है। इसके लिए इतिहासकार सूचनाओं और दूसरे प्रकार के स्रोत भी धीरे धीरे इस्तेमाल जो है कम करना शुरू कर दे। और जैसे लिखित जब मिलना शुरू हो जाएंगे तो अन्य जो प्रकार की सूचनाएं हैं जो विधिवत रूप से है वो इस्तेमाल करना क्या कर देंगे, इतिहासकार धीरे धीरे कम करना शुरू कर देंगे। ये तो क्लियर हो गया। यहां तक कोई समस्या किसी को है तो बताइए, कोई समस्या? पूरे डिटेल से इसको आपको एकदम अंदर तक, गहराई तक ले जाके, थोड़ा सा ज्यादा गहराई में उतर जाते हैं इसलिए ताकि जिंदगी में कभी दोबारा एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ना पड़े और कहीं भी किसी को भी आप पढ़ाने की आपके अंदर ताकत आ जाए। चलिए कागज का मूल्य को समझते हैं, आइए। और ध्यान रखिएगा, मैं तो आपको पढ़ाते जा रहा हूं, मुझे तो ध्यान है, लेकिन क्या आपको याद है ना कि जो क्वेश्चन मैंने दिया हूं, अभ्यास प्रश्न जो पहले या स्टार्टिंग करवा दिया हूं, उसके आंसर आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? ध्यान रखना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन ध्यान रहेगा तो फिर आपका कंसंट्रेशन पूरी तरीके से इस एनसीईआरटी पे ही रहेगा, हमारी बातों पे ही रहेगा। चलिए, कागज का मूल्य क्या है, इन दो प्रसंगों की तुलना कीजिए। पहला, 13वीं सदी के मध्य एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। 13वीं सदी के मध्य, 13वीं सदी का मध्य का मतलब क्या, 13वीं सदी का मतलब होगा 1200 से लेके 1299 तक। ये तो क्लियर है ना कि यहां भी कोई दिक्कत है, बार बार इसलिए ताकि कभी कंफ्यूज ना करे। इसके मध्य, इसका मध्य क्या होगा, यानी कि 1250 के बाद, इसी को तो मध्य कहेंगे ना। क्लियर हो रहा है ना? चलिए, अब मैं समझ सकता हूं कि अब आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ती है, एक पुस्तक की। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे जरूरत नहीं थी और उसके कागज को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। मतलब क्या है, एक पांडुलिपि जैसे क्या है, एक कोई लिखा हुआ जिसपे पुस्तक पे लिखी हुई थी हस्तियां, उसको क्या किया, धो डाला और फिर से सुखा डाला। एक सदी बाद अगर आप बाजार में कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हैं तो हो सकता है उसकी जो किस्मत है अच्छी होती होगी और दुकानदार वह वस्तु कागज में लपेट कर देता है। एक वक्त ऐसा होता है, एक सदी के बाद अगर आप बाजार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हैं तो हो सकता है उसकी किस्मत अच्छी होती होगी और दुकानदार उस वस्तु को कागज में लपेट कर देता है। तो कागज अब अधिक मांग था और अब आसानी से उपलब्ध था। 13वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी में कागज जो है आसानी से उपलब्ध था। तो अब अगर पूछेगा कागज कौन सी शताब्दी के बाद आसानी से उपलब्ध था, तो 13वीं और 14वीं शताब्दी के मध्य। अगर दोनों रहे तो दोनों में बताना होगा, मध्य रहे तो मध्य में बताना होगा, 13वीं रहे तब 13वीं में, 14वीं रहे तो 14वीं। क्लियर हो रहा है ना? चलिए अब आते हैं आगे।
इसी समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पे उपलब्ध भी होने लगा। लोग जो है धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालत के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाता आदि लिखने में इसका उपयोग लोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ, मंदिर पांडुलिपि एकत्र किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था और इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों के इतिहासकार को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती थी, मगर साथ ही उनका उपयोग कठिन है। अब देखिए, सबसे पहले एक चीज तो आप समझ लीजिए यहां पे कि अभिलेखागार आया। अभिलेखागार मतलब क्या होता है? ऐसा स्थान जहां पे दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। और आज भी राष्ट्रीय, राज्य सरकार अभिलेखागार होते हैं। आज भी अगर देखिएगा अभिलेखागार होता है राष्ट्रीय और सरकार के, जहां पे वो अपनी तमाम पुरानी सरकारी और अभिलेख को, लेन देन के ब्यौरा के रिकॉर्ड को आसानी से और सुरक्षित तरीके से रखती है। तो अब समझ में आ गया ना अभिलेखागार क्या होता है? ऐसा स्थान जहां पे दस्तावेज और पांडुलिपियों को जो है संग्रहित किया जाता है। आइए, अब क्या होता है, धीरे धीरे जो है कागज सस्ता होना शुरू हो गया, तो बड़े पैमाने पे लोगों के पास उपलब्ध होना शुरू हो गया। तब लोग इसमें धर्मग्रंथ लिखना शुरू किए, शासकों के वृत्तांत लिखना शुरू किए, जिस समय में जो शासक हुए उनकी पूरी कहानी लिखना शुरू हुए। संत जो हुए उनका लेख शुरू हो गया, लेखन का उपयोग करने लगे। उपदेश भी देने शुरू हो गए, उनकी जो उपदेश होती थी उसके बारे में लिखा जाता था। अर्जियां देना शुरू हो गई, अदालत के दस्तावेज शुरू हो गए, हिसाब, करों के खाता के लिए उपयोग जो है कागज बड़े पैमाने पे अब जो है उपयोग होना शुरू हो गए। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ, मंदिर पांडुलिपि को एकत्र किया करते थे और पांडुलिपि और पुस्तकालय तथा अभिलेखागार में ही रखा जाता था, जहां पे सुरक्षित तरीके से रखा जा सके, चाहे दस्तावेज हो या पांडुलिपियों हो। अब उन दिनों छापा खाने तो नहीं थे। अब उन दिनों जो है छापे खाने तो नहीं थी कि आसानी से सब कुछ छाप जाता है। इसलिए लिपिक या कहें तो लकनलिस विस, ध्यान रखिएगा, नकलन विस, हाथ से ही पांडुलिपियों की जो है प्रतिकृतियां बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी हो तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाजा ही लगाना पड़ता होगा क्या लिखा गया है, और फलस्वरूप उसके लिखे हुए मित्र के कुछ जो है छोटे मोटे, लेकिन कहने का मतलब यहां थोड़ा सा समझा दूं कि उस टाइम में तो छापाखाना थे नहीं, जीरोक्स मशीन तो थी नहीं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होती थी कि लिपिक कहें या फिर कहें तो लखनन विस, हाथ से ही, जिसको कहते थे हाथ से ही पांडुलिपि की प्रकृति बनाते थे, हाथ से ही बनाया जाता था। और अगर कभी आपने अगर इस तरीके से क्या होता था हाथ से बनावटी में, तो थोड़ी सी समस्या हो जाती थी उसको समझने में, उसको देखने में और उसका सही अर्थ लगाने में। आपने कभी कभी एग्जाम तो दिया ही होगा, अगर बिहार यूपी से हैं तो चीटिंग करने में बचपन से लेकर कभी ना कभी तो किए ही हो, चाहे जितना भी टैलेंटेड हो, चोरी तो किए ही होंगे। अगर पास वाला स्ट्रॉन्ग हो, पास वाला मजबूत हो, पास वाला इंटेलिजेंट हो तो उसकी नकल करते हैं। लेकिन कुछ कभी कभी कैसा होता है ना कि हैंडराइटिंग उसकी अच्छी नहीं होती है ना, तो नकल करने में एक अंदाजा लगाया जाता है। अगर हो सकता है शायद न्यूटन्स का थर्ड लॉ लिख रहा, अगर वो फर्स्ट लॉ भी लिख रहा है फिर भी अंदाज लगा लेते कि यार फर्स्ट लॉ नहीं, क्वेश्चन थर्ड लॉ ही लिख रहा होगा, तो आप क्या करते उसको थर्ड लॉ में ही मान के चल देते हैं और उसको लिखना शुरू कर दे। अलग बात है गलत हो तो वहां थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ जाती है। अब देखिए इस तरीके से लिखी हुई है पांडुलिपि में, देख लीजिए। चलिए, महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपियां बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। जब पांडुलिपि से दूसरी प्रतिलिपियां बनाई जाती तो कुछ कुछ यही समस्या हो जाता है, जो कि अंदाज लगाना होता है कि शायद यही लिखा होगा। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते हैं, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, जो है सदी दर सदी प्रतिलिपि को भी प्रतिलिपियां बनाती रही और अंततः एक मूल ग्रंथ जो है भिन्न भिन्न प्रतिलिपियों में एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद की लिपिक द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरीके से निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकार को एक ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों के अध्ययन करना पड़ता है। कहने का मतलब बहुत सारी समस्या शुरू हो जाती थी
और बहुत सारी प्रतिलिपियां जो होती थी बनाते समय बहुत सारी समस्या होती थी। कभी कभी तो ऐसा होता था एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग हो जाती थी। सबसे गंभीर समस्या उत्पन्न तब हो जाती थी जब लेखक पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती होगी। आज के डेट में अब उस टाइम में भी जो है पांडुलिपि शायद ही कहीं अब मिले, तो जो भी मिला, जो भी है साक्ष्य, उसी को रखते हुए, उसी को देखते हुए आज हम उस इतिहास को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और दिन प्रतिदिन अगर किसी भी तरीके का कहीं भी खुदाई के दौरान कोई प्रमाण मिलता है तो शायद कुछ परिवर्तन अगर लगता है तो किया जाता है, अन्यथा उसी को रखा जाता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर जो है मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं। अभी जस्ट जो बताया 14वीं शताब्दी, ध्यान रखिएगा 14वीं शताब्दी का मतलब 1300 से 1399। बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है, याद रखिएगा। 14वीं शताब्दी का मतलब 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, ध्यान रखिएगा जियाउद्दीन बर्नी कब का है? तो 14वीं शताब्दी के इतिहासकार है। बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में, यानी कि 14वीं शताब्दी के मध्य में, ध्यान रखिएगा 50 के बाद हुआ तो 14वीं शताब्दी के मध्य भी लिख दीजिएगा, तब भी काम कर जाएगा। एग्जामिनर समझ लेगा कि आप 1350 के बाद की कहानी बता रहे हो और आपका सही हो जाएगा। जरूरी नहीं डेट देना, यही तो इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अगर मध्य लिख देते हैं तो 1350 से लेकर 1399 तक पूरी कहानी उसके बीच में आ जाएगी। दूसरी बात तो ध्यान रखिएगा जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष के बाद लिखा, यानी कि 58 में। दोनों वृत्तांत में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकार ने पहली बार वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। 1971 तक, ये अब के टाइम में बताया जा रहा है कि 1971 तक इतिहासकार को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी और यह पुस्तकालय के विशाल संग्रह में कहां दबा पड़ा था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं 1971 तक थी। नए समाज और राजनीतिक समूह, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। समझ में आ गया ना वृत्तांत कैसे हो रहा, पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है? और कहीं कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जो चीज की दिक्कत होगी, सर आप बहुत तेजी से पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आता है या समझाते नहीं है, तो आप किसी भी तरीके का आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अच्छा लगता तो अच्छा भी कमेंट बता सकते हैं, तो हम उसमें जरूर सुधार करेंगे। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह सन 1700 से 1750 के बीच में 1000 वर्षों के अध्ययन इतिहासकारों के आगे जो है भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि इसी पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए और इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी का जो है दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्र यानी कि बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल हुआ। और इस उपमहाद्वीप में नई तरह के खान पान भी आया, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी, फसलों और उन लोगों के साथ आए जो नए विचार को लेकर आए थे और परिणाम स्वरूप इस काल के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी काल रहा है, जो कि अध्याय 5, 6, 7 में आप इनके बारे में जानेंगे। जब हम लोग अध्याय 5, 6, 7 पढ़ेंगे तो और विस्तृत तरीके से जानेंगे, लेकिन यहां कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कहने का मतलब कि 700 से 1750 के बीच में ये हजारों वर्ष के अध्ययन में इतिहासकार के आगे एक भारी चुनौती रही थी। और चुनौती इस रूप में रही थी कि इस पूरे कार्यकाल में बड़े पैमाने पे परिवर्तन हुआ था। बड़े पैमाने पे पहली बार इस काल में यह परिवर्तन हुआ कि प्रौद्योगिकी में भी परिवर्तन आता है, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे का उपयोग करना शुरू हो गया, युद्ध में अग्नेय शास्त्रों का यानी कि बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल शुरू हो गया, जो कि आज तक कभी पहले हुआ नहीं था। उपमहाद्वीप में भी तरह तरह के खान पान भी आ गया था, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी, ये सब तरीके का परिवर्तन। और ध्यान रहे तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसलों उन लोगों के साथ आए जो नए विचार को लेकर यहां पे आए थे। और परिणाम स्वरूप यह काल जो रहा यानी कि 700 से 1750 यानी 1000 साल का जो कार्यकाल रहा, इसमें से आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी काल रहा। और इसके बारे में 5, 6, 7 में जब पढ़ेंगे तो और डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस युग के लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान में आना जाना भी बहुत बढ़ गया। अवसर की तलाश में लोग जो है झुंड के झुंड दूर दूर तक यात्रा करने लगे थे और इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व जो बढ़ा था, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम जो है राजपुत्र
राजपूत था जिसका नाम जो था वो था राज का पुत्र, यानी राजा का पुत्र, अर्थात राजा का पुत्र निकला। 8वीं से 14वीं, ध्यान रखिएगा, 8वीं से 14वीं सदी के बीच में यह नाम आमतौर पर योद्धा उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षेत्रीय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों के सेनाओं के सेवारत थे। और कवि तथा चारण राजपूत की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम का कायस्थ, मुख्य रूप से लिपिक और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति थी और आदि समूह ने भी इसको उठाया था। कहने का मतलब कि इसमें जो एक समुदाय था जिसका नाम था राजपूत, जिसका नाम होता है, एक समुदाय था जिसका नाम था राजपूत, जिसका नाम होता था राजपूत अर्थात राजा का पुत्र। अगर 8वीं से 14वीं के बीच का समय देखिएगा तो आमतौर पर योद्धाओं उस समूह का प्रयुक्त होता था जो क्षेत्रीय वर्ण में होने का दावा करते थे, यानी कि क्षेत्र वर्ण। देखिए हमारा वर्ण जो है 4 भागों में था विभाजित, ये तो आप जानते ही थे। पहले जो था वो कर्म के आधार पे था और बाद वैदिक में कर्म के आधार पे था और बाद में धीरे धीरे जैसे समय बदलता गया उसके बाद जो है जन्म के आधार पे हो गया। क्लियर है? अब पहला जो था वो था क्या था? ब्राह्मण। उसके बाद आया क्या? क्षत्रिय। उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। सबका अलग अलग काम था, जैसे जैसे थे वैसे। इसमें वैश्य क्षत्रिय की बात आती। क्षत्रिय को जो है ये राजपूत शब्द रखा जाता था क्योंकि ये जो है युद्ध करते थे। राजा जो मानते थे वो तो मानते ही थे, साथ साथ में ये लोग भी मानते थे। सेनापति सैनिक भी इसी के अंतर्गत आते थे और अलग अलग शासक सेनाओं में सेवारत थे। इसी चरण में कवि जो है वो राजपूत और आचार संहिता, प्रबल पराक्रम, स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे जो कवि होते थे। और इसी युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, ये सारे के सारे आदि समूह ने भी इसका उपयोग उठाया था। अब इस पूरे काल में के दौरान जो है इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी। ये काल जो था, ये समय जो था, पूरे तरीके से जो जंगलों की कटाई हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि अब धीरे धीरे विज्ञान प्रौद्योगिकी डेवलप होना शुरू हो गया और जैसे जैसे विज्ञान प्रौद्योगिकी बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, आप भी पूरी तरीके से बढ़ना शुरू करिएगा और इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों के परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा जो है तेजी से और पूरे भारत में हुआ। पर्यावास और परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूत होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा और कुछ वनवासी जो है जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह जो क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों, मंदिरों में प्रभावित होने लगे, वे बड़े और जटिल समाज के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगारी भी करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक सामाजिक अंतर जो है उभरना शुरू हो गया। कुछ के पास जो है ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग जो है मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग जो है खेती से खाली समय में जो है दस्तकारी आदि कुछ काम भी कर लिया करते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जाति और उपजातियों में बांटे जाने लगे। उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंच और नीच का दर्जा दिया जाने लगा और ये दर्जे जो है अस्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्य के हाथों में उनकी सत्ता, प्रभाव और संसाधन नियंत्रण तथा उसके आधार पर जो है उसके दर्जे बदलने लगे। तो उनका जो दर्जा था उसी आधार पर बदलते रहते थे और एक ही जाति के किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और दर्जा हो सकता। कहने का मतलब कि अब जो है पूरे इलाका में क्या होता है, जंगलों की कटाई शुरू होती। कहानी को समझिए, धीरे धीरे लोग क्या होता है, अब क्षेत्र जो है बढ़ना शुरू होता है और जो लोग वनवासी हैं तो वनवासी को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ता है या फिर वो क्या होते हैं, किसान बन जाते हैं। या कुछ वनवासी ऐसे होते हैं जो मंदिरों में आकर जो है पुजारी या मुखिया बनना शुरू कर देते हैं। उसके साथ साथ में कुछ क्षेत्रीय बाजार
जो होता है मठों में, मंदिरों में प्रभावित होने लग गए। बड़े जटिल समाज का अंग बन चुके थे, उन्हें कर चुकाने भी पड़ते थे। अब धीरे धीरे जो है इन्हें कर देना पड़ता था। किसानों को, जो वनवासी थे उनको, उन सबको कर देना पड़ता था, जिनसे क्या आर्थिक और सामाजिक अंतर जो है यहीं से उभरना शुरू हो जाता है। अमीरी गरीबी की रेखा यहीं से अब जो है शुरू हो जाता है। कुछ ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पाल लेते थे, कुछ लोग खेत में खाली समय से दस्तकारी भी कर दिया करते थे। जैसे जैसे समाज में जो है अंतर बढ़ने लगा और लोग जो है जाति और उपजाति में बांटे जाने लगे। अब धीरे धीरे जाति प्रारंभ हो गया। अभी तक वर्ण व्यवस्था थी काम के आधार पर, अब धीरे धीरे जो है जाति में प्रभावित होना शुरू कर दे रही है। देख लीजिए इतिहास कहां से जाति शुरू हुई है, एकदम ध्यान से सुनिए, मजा आने वाला है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव, संसाधन, नियंत्रण, इसके पास में दर्जे बदलते हैं। और जाति किस क्षेत्र का दर्जा हो सकता है, किसी अन्य क्षेत्र का हो सकता है। मतलब क्या है, धीरे धीरे लोग जो है अन्य क्षेत्र में भी, एक जाति अगर इस क्षेत्र में है तो उसकी अलग हो सकती है, दूसरे क्षेत्र में है तो उसकी अलग हो सकती है। धीरे धीरे ये जो है एक ही जाति में किसी क्षेत्र का कोई और दर्जा हो सकता है और किसी अन्य क्षेत्र का कोई और हो सकता है। अपने सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण करने के लिए जाति जो है स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी और इन नियमों को पालन जाति के बड़े बुजुर्ग की सभा करवाती थी। और कुछ इलाकों में जाति पंचायत, ध्यान रखिएगा, जाति पंचायत कहा जाता था, लेकिन जातियों में उनका अपना निवास, गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांव का मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर ही होती थी। कहने का मतलब क्या, अब धीरे धीरे जो है व्यवहार पर नियंत्रण करने के लिए जाति स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी, अपना अपना नियम खुद से बनाना शुरू हुआ। और इन नियम का पालन जो है उस जाति के या उस समाज के जो बड़े और बुजुर्ग होते थे वही एक सभा करवाते थे और उसे उस इलाके का जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास जो है गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांव पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी भी राज्य की एक छोटी इकाई भर ही होती थी। अगर मिला जुला कर देखा जाए तो किसी भी राज्य के एक बहुत छोटी सा इलाका में रहते थे, मतलब छोटी सी इकाई में होती थी। अगर आज भी अगर देखना चाहें तो आपको आसानी से किसी गांव में चले जाइए, देख लीजिएगा, मिल जाता है। क्षेत्र और साम्राज्य आते हैं, देखिए चोल, तुगलक चोल जो है अध्याय 2 में पढ़ेंगे, तुगलक 3 में पढ़ेंगे, मुगल जो है अध्याय 4 में पढ़ेंगे। जैसे जैसे बड़े राज्यों के अंतर कई सारे क्षेत्र जो है आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति मतलब समझ में ही गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब मैं जानूंगा कि आपको याद है पिछले क्लास की, क्योंकि अब कमेंट बॉक्स में देना होगा। इसको लिख के मत दीजिए, इसको कमेंट बॉक्स में दीजिए, तभी मुझे समझ में आएगा कि वाकई में आप एनसीईआरटी पढ़े और तभी इन लोगों का पता भी तो चले कि हाँ ये कौन ऐसे लोग हैं जो वाकई में एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तभी उन लोगों को जवाब हम दे सकें और उनकी कॉपी को भी हम चेक कर सकें। जो लोग कमेंट नहीं दीजिएगा उनकी कॉपी तो मैं किसी भी हालत में चेक नहीं करने वाला हूं, और जो लोग कमेंट दे रहे हैं वो अगर कॉपी सेंड करते हैं तो पक्का मैं चेक करके जरूर दूंगा। अब यहां पे देखिए, उदाहरण के लिए अध्याय 2 को देखिए, उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है जो पूर्व में बंगाल यानी कि गौर से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान की गजनी यानी कि गज्जन तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाते थे। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में लोग सेना के आगे थे। कहने का मतलब कि चोल, तुगलक, मुगलक जैसे बड़े मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत सारे क्षेत्र आ जाते थे। इन राज्यों के अंतर्गत सारे क्षेत्र आते थे। इसमें गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति जो है, उदाहरण के लिए अध्याय 2 में देखिए, उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया था बलबन को, गयासुद्दीन बलबन को, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान की गजनी तक फैला हुआ था और संपूर्ण दक्षिण भारत को भी इसमें आ जाता था, जैसे आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात आदि विभिन्न क्षेत्रों में इसकी सेना जो है आगे रहती थी। अब थोड़ा सा मैप को देख लीजिए, बस मानचित्र 3 जो है इसको देखिए, मानचित्र 3 को मिस्र का शहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल बसर फी मोमलिक अल मुसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत, ये दिल्ली सल्तनत के आने वाले प्रांत थे मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में। देख लीजिए
कौन कौन से काल थे इसको आप थोड़ा सा घुमा लीजिए। सबका क्षेत्र दिया हुआ, कौन सा क्षेत्र है सबका, वहाँ पॉइंट, और यहाँ पे जो है जगह का नाम दिया गया है। ये थोड़ा सा आप पॉज करके वीडियो थोड़ा सा देख लीजिए। स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए इसका, आपको मैं बताता हूँ कैसे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक साइड से, जब ये मिल जाएगा उसके बाद साइड में रह के देखिए कि कहाँ पे कौन सा क्षेत्र। ऐसे तो जनरली आपको पता ही होगा। अब भाषा तथा क्षेत्र, इसको थोड़ा सा समझते हैं क्या है। सन 1318 में कभी अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था, एकदम ध्यान से सुनिएगा, कि इस देश के हर एक क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं, सिंधी, लोहड़ी, कश्मीरी, द्वार समुद्र, उसके बाद तेलंगानी, मध्य जो कि आंध्र प्रदेश का है, गुजरी, महाबाड़ी, गौड़ी बंगाल की है, ध्यान रखिएगा, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश की है, हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है और किसी विशेष क्षेत्र में भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण ही जानते थे, आम जनता बिल्कुल भी नहीं जानते। अमीर खुसरो ऐसा बताते कि संस्कृत भाषा जो है केवल ब्राह्मण ही जानते थे और अन्य जो है नहीं जानते थे। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और इस सूची में उनके नाम बताइए, बाकी आपको करना होगा। चलिए, सन 700 तक कई क्षेत्रों में अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनके अपनी भाषा संस्कृति विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में अधिक जानकारी मिलेगी और वो लोग चीज़ हम लोग अध्याय 9 में पढ़ेंगे। और इससे जुड़े हुए कई राज्यों के बीच जो है काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक, मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैले एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे और ये सभी साम्राज्य जो है एक समान रूप से स्थिर और सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और 4 की तालिका 1-2 की तुलना कीजिए और खिलजी और मुगल वंश के कितनी कितनी अवधि तक चले थे इसके बारे में बताइए। कहने का मतलब सिंपल सा ये कि इस क्षेत्र में जो है कभी भी स्थिर नहीं होते थे। कभी चोल, कभी खिलजी, कभी तुगलक, कभी मुगल एक दूसरे में जो है एक क्षेत्र में फैलने और विशाल साम्राज्य खड़ा कर लेते थे। एक दूसरे में क्या है, कभी कभी अस्थिर ही रहते थे। चलिए, 18वीं सदी के मुगल वंश पतन के ढलान पर था। 18वीं सदी का मतलब है 1700 से 1799 तक अब अपने पतन के स्थिति में आ गया था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों तक सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का शासन चल रहा था। उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी और उन पर कई छोटे बड़े राज्यों के शासन जो है चलता रहा। उन राज्यों की बहुत सी बातें उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग में फैले और इन क्षेत्रों की विरासत भी मिली। इस तथ्य से हमें पता चलता है कई परंपरागतों के लागत से जो इन क्षेत्रों में उभरी थी, उन परंपरागत के कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान थे। जैसे परंपराओं में प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति, भाषाएं संदर्भ में मिलती है। 700 से लेकर 1750 के बीच के हजारों वर्ष में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे को काटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र जो है अपने विशिष्टता में बनी रही थी, मगर समन्वय के सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। कहने का मतलब क्या, अगर देखा जाए 18वीं सदी को, तो मुगल के पतन जो है अपने ढलान पर था। इसके फलस्वरूप जो है वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का शासन चल रहा था उसके क्षेत्र में प्रकृति भी बदलना शुरू हो गई। कुछ छोटे बड़े राज्यों के प्रशासन चलता रहा और उन राज्यों में बहुत सी बातें ऐसी भी होती थी जो अधिकतर भाग पे फैली होती थी। और साथ साथ में अगर देखा जाए तो ऐसी भी परंपरा है कि प्रशासन, अर्थव्यवस्था, प्रबंधन, उच्च सांस्कृतिक, भाषा संदर्भ जो है यहाँ पे मिलती है। अगर 700 से 1750 के बीच में हजारों वर्ष में इन विभिन्न क्षेत्रों में प्रकृति एक दूसरे को काटकर अलग अलग नहीं पनपती थी, हालांकि उनके चरित्र और अपना विशिष्टताएं बनी रही थी इस 1000 साल के दरमियान। और इस समन्वय का सर्व क्षेत्रीय ताकत का प्रभाव भी उन पर पड़ा था और इसी वजह से क्या है, सर्व क्षेत्रीय ताकत है उनका प्रभाव भी इस पे पड़ा था। पुराने और नए धर्म, इसको थोड़ा सा समझते हैं। इतिहास के जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं उनके दौरान धार्मिक परंपराओं एक बड़ी परिवर्तन आए। दैविक तत्वों में लोगों की आस्था जो है कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तित्व स्तर पर होती थी। ध्यान रखिएगा, व्यक्तित्व स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इसे आस्था के रूप में सामूहिक होता था। किसी वैदिक तत्व, ध्यान रखिएगा, किसी दैविक तत्वों के सामूहिक आस्था यानी कि धर्म प्रायः स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक
संगठित जो है संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों को सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे वैसे इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, कहने का मतलब आपको पहले समझा दें कि इतिहासकार उन हजारों वर्षों के पड़ताल करता है जिनके दौरान धार्मिक परंपरा में बहुत बड़े परिवर्तन आना शुरू हो गए, और कभी कभी तो बिल्कुल जो है व्यक्तित्व स्तर पर हो जाती थी। कभी आस्था, कभी कभी जो है बिल्कुल व्यक्तित्व मतलब एकदम अपनापन की अवस्था में आ जाती थी। व्यक्तित्व के साथ साथ में हमें धर्म प्रायः स्थानीय समुदाय के सामाजिक आर्थिक संगठन से संबंधित होता था। जैसे जैसे समुदाय सामाजिक संसार को बदलता गया, वैसे वैसे आस्थाओं में भी धीरे धीरे परिवर्तन होते गया। जे कहने का मतलब जैसे जैसे समुदाय, जैसे जैसे इंसान बदलते गया, वैसे वैसे जो है आपकी आस्थाएं भी बदलना शुरू हो गई। आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, उनमें से इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए थे। इन परिवर्तनों में कुछ नई देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज के पुरोहितों के लिए ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व की जो है सत्ता आदि आई थी। कहने का मतलब आज जिस हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, ये महत्वपूर्ण बदलाव आए। कुछ ऐसे नई देवी देवताओं की पूजा होने लगी, राजाओं के द्वारा मंदिरों का निर्माण होने लगा, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व भी बढ़ता, और संस्कृत ग्रंथों में ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता। इनके संरक्षक भी थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा चाह में थे। इन संरक्षणों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ना शुरू हो गया। कहने का मतलब जिस तरीके से संरक्षण होता जा रहा था संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण ब्राह्मणों का जो है बड़ा आदर होना शुरू हो गया, और इनके संरक्षक में नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा चाह में थे कि स्वयं को प्रतिष्ठा मिले, तो इन संरक्षणों के समर्थन के कारण समाज में इनका दबदबा भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। और इस युग में महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आता है। इसी युग में भक्ति की अवधारणा में इसमें ईश्वर की कल्पना ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवताओं के रूप में की गई थी जहां पुजारियों और विशद कर्मकांड के बिना भक्त स्वयं वहां जो है स्वयं पहुंच सकें। और इस विषय में साथ में दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। कहने का मतलब इस युग में धीरे धीरे क्या होता है कि ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवताओं के रूप में होता है जहां पुजारी को विश्व कर्मकांड के बिना भक्त स्वयं ही पहुंच सकें। और इस विषय में साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में भी हम लोग अधिक जानकारी आगे के विषय में पढ़ेंगे। यही वो युग था, यही वो समय है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति युग चल रहा है, एकदम ध्यान रखिएगा, एक मिनट भी ध्यान इधर से उधर ना हो जाए। यही वो युग है जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का आगमन होता है। कुरान शरीफ में संदेश भारत के अलग अलग 7वीं सदी में व्यापारिक और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। कौन? तो कुरान पहुंचना शुरू हो गया है। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल ईश्वर अल्लाह सत्ता को स्वीकार करते हैं जिसका प्रेम, करुणा, उदारता अपनी आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे वह व्यक्ति सामाजिक पृष्ठभूमि से कुछ भी रहा हो। कहने का मतलब अब यहां से उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का आगना शुरू हो जाता है, यानी आगमन शुरू हो जाता है। जैसे कुरान शरीफ यह संदेश देता है कि पहली 7वीं सदी में व्यापारी और अप्रवासियों के जरिए पहुंचता है ये, और मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। जैसे हम लोग अपना धर्म ग्रंथ क्या मानते हैं, रामायण या महाभारत, उसी तरीके से गीता, महाभारत की गीता, उसी तरीके से वो लोग जो है अपना कुरान मानते हैं। अब यहाँ पे धीरे धीरे जो है आस्था बढ़ना शुरू हो जाता है। इसमें अगर कुरान को भी लिया जाए तो इसमें प्रेम, करुणा, उदारता की ही आस्था होती है, जिसमें व्यक्ति एक दूसरे को गले लगाता, सामाजिक पृष्ठभूमि चाहे कुछ भी हो, इंसान चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक दूसरे को गले ही लगाता है। कई शासक इस्लाम और उनके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा का संरक्षण देते हैं। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म से अलग अलग तरीके की व्याख्या करते हैं। मुसलमान भी शिया थे, ध्यान रखिएगा, मुसलमान जो कुछ थे वो शिया थे। पैगंबर साहब का दामाद अली मुसलमानों को जो है विधि सम्मत, ध्यान रखिएगा, विधि सम्मत नेता मानते थे। और कुछ सुन्नी भी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे।
और आगे चल के इनकी परंपरा चलती रही और इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेष करके भारत में हनफी और सफ़ी जैसे सिद्धांत थे जिन्हें परंपराओं में कई महत्वपूर्ण अंतर आए और ऐसे में धर्म सिद्धांत और रहस्यवादी विचार को लेकर विभिन्नता देखी गई। कहने का मतलब कई शासक जो थे जो इस्लाम और विद्वान धर्मशास्त्र के न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा का संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म को अलग अलग तरीके से व्याख्या करते थे। जैसे हिंदू करते थे वैसे ही मुस्लिम भी थे जो थे इस्लाम जो थे वो भी अलग अलग तरीके से व्याख्या करते थे। मुसलमान में कुछ सिया भी थे और कुछ सुन्नी भी थे। जो सिया थे वो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों की विधि सम्मत नेता मानते थे और कुछ सुन्नी जो थे वो खलीफा को, ध्यान रखिएगा, खलीफा को, प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम आरंभिक दौर में धर्म को नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। ध्यान रखिएगा, इस्लाम के शुरुआती दौर में जो धर्म का नेतृत्व करता था उसको खलीफा कहलाते थे। और आगे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा हुआ है, इस्लाम को आरंभिक दौर में, शुरुआती दौर में जो नेतृत्व करते थे उनको क्या कहते थे? तो खलीफा कहते थे। और आगे इनकी परंपरा चलती रही और इस्लाम न्याय सिद्धांत विशेष करके भारत के हनीफ और सफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं जो विभिन्न परंपराओं में कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे में धर्म सिद्धांत तथा रहस्यवादी विचार को लेकर जो है विभिन्नताएं देखने को मिलती है। समय और इतिहास कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय में केवल घड़ी और कैलेंडर की तरह नहीं देखते हैं, यानी कि केवल घंटे और दिन और वर्षों में बीतने के नहीं देखते हैं। उनका नजरिया यह है कि सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को झलकता है और यह दिखलाता है कि विचार और विश्वास में कितना अस्थायित्व रहा है, कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों में युगों के काल में बांटकर दिया जाए तो समय का अध्ययन बहुत आसान हो जाए। कहने का मतलब इतिहासकार जो हैं वो समय में केवल घड़ी कैलेंडर की तरह नहीं देखते हैं, बल्कि केवल घंटों, दिन, वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते हैं। यानी अगर वो देखते हैं तो समाज में आर्थिक संगठन, सामाजिक संगठन परिवर्तन क्या झलकता है, क्या दिखलाता है, विचारों में विश्वास कितनी अस्थायित्व रहा है, कितना परिवर्तन समाज में आ रहा है। ये अतीत में जो समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े हिस्सों में युगों को काल के रूप में बांट दिया जाता और इससे अध्ययन करने में जो है आसान हो जाती है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहासकार को, ध्यान रखिएगा, 19वीं सदी के मध्य में यानी 1850 के बाद में अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहासकार को 3 युगों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, 3 युगों में बांटा। तो ध्यान रखना है। और इस विचार पर था कि इसके शासक धर्म के एकमात्र ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। इस दृष्टिकोण से उपमहाद्वीप की अपार विविधता भी इसकी अपेक्षा की जाती थी। इस काल में विभाजन के बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। ये जो काल विभाजन हुआ बहुत कम इतिहासकार इसको मानते हैं कि आप एक तरीके से जो आप ले रहे हैं हिंदू, मुस्लिम और दूसरी तरीके से ब्रिटिश। इस काल में इस तरीके से विभाजन जो है बहुत कम इतिहासकार इसको मानते हैं और विभिन्न कालखंडों में विशेषता तय करती है। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े हैं यानी 6th क्लास में, उसमें प्राचीन समाज कई प्रकार के समावेशन था, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर, कृषिकर्मी, शहर और गांव निवासी और प्रारंभिक दौर में जो है राज का साम्राज्य। उस साल में आप इतिहास को पढ़ेंगे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता था। इसमें आपको कृषक समाज विस्तार, क्षेत्रीय साम्राज्यिक राज्यों के उदय और कभी कभी तो जो ग्रामवासी थे उनके जो वनवासियों हैं उसकी कीमत, उसके प्रधान धर्म के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, विकास में जो है यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी जब हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों की साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी, 18वीं और 11वीं शताब्दी में काफ़ी भिन्नता है। इसलिए इस सारे काल को जो है ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखने में समस्या ही खली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना को प्रायः आधुनिक काल से की जाती थी और आधुनिक काल के साथ जो है भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव भी जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल जो है वो रूढ़िवादी के दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था।
इस तरीके से अगर देखा जाए तो आधुनिक काल से की जा सकता है किसको, मध्यकाल की तुलना। लेकिन आधुनिक के साथ में भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे यह आशय निकल जाता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और इस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है। लेकिन हम जानते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन 1000 वर्षों के दौरान उन उपमहाद्वीप में समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे हैं और कई क्षेत्र में अर्थव्यवस्था इतनी समृद्ध हो गई थी कि उनमें यूरोप के व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया था। और इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों, जहां पे सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रिया पर ध्यान देते चलना है। जब भी संभव हो सके तो पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना पिछले वर्ष में पढ़ी हुई है, ध्यान रखिएगा, उससे आपको तुलना करना होगा। और संभवतः यह देखने से यहाँ बदलाव भी आएगा और कहाँ पे बदलाव नहीं आ रहा ये भी आपको समझ में आ जाएगा। और आसपास की दुनिया पर नजर डालकर यह भी देखें क्या कुछ बदला है या वैसा ही रह गया। यानी अगर हजारों साल पहले देखते हैं तो यहां पे समाज में परिवर्तन तो आते रहे, अर्थव्यवस्था इतनी समृद्ध हो गई, उसने यूरोप के व्यापारियों को भी आकर्षित करना शुरू कर दिया। पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन जो चिन्ह हुआ है उसको आप भूले ना, जो पिछले क्लास में आप लोगों ने इसको पढ़ा था, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और इसी तरीके से आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की 7th क्लास की पहली चैप्टर। हमने कोशिश किया कि बेहतरीन, थोड़ी सी वीडियो बड़ी बनी लेकिन बेहतरीन बने जो आपको मजा आ जाए। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप मेरी मेहनत का परिणाम जरूर दें, जरूर कमेंट कीजिए और हो सके तो उन लोगों को जरूर वीडियो शेयर कीजिए जिनके पास में लाखों रुपया नहीं है शहर में जाके पढ़ने का, लेकिन उनके सपने करोड़ों से बड़े हैं। तो उनके लिए आप जरूर गॉडफादर बनिए। प्लीज उन लोगों की हेल्प कीजिए जो आज भी आपके सहारे हैं। थैंक यू, नमस्कार।